हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, उसकी है आज छठी क्लास। इस 6 क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीएम्बल। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वही सारी चीज़ें की थी जिसको हम लोग कह सकते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के अंदर जितनी चीज़ें आई। हम लोगों ने शुरुआत की थी रेगुलेटिंग एक्ट से, चार्टर एक्ट आए, काउंसिल्स एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, बीच बीच में कुछ रिफॉर्म्स भी आए, काफ़ी सारे चेंजेस हमने देख लिए जो कि अल्टीमेटली जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हुए हैं। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वो अपने आप में शुरू हो जाती है। एक बार मैं हल्का सा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह की बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली देखा जाए तो एक बुक ही है, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है वही है हमारी प्रस्तावना, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं प्रीएम्बल। अब इस प्रियम्बल का ना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है लॉज से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, पर ये एक तरह का चश्मा है जिसको पहन के आप बाकी सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। अगर कोई आर्टिकल प्रियम्बल के साथ में सिंक नहीं हो पाता है तो वो आर्टिकल क्या हो जाता है, वो आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर खरा नहीं उतरता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर आते हैं आर्टिकल, और लास्ट में दिया जाता है हमें शेड्यूल, ठीक है। पार्ट्स जो है उसे आप मान लीजिए कि एक तरीके से जो है वो चैप्टर्स हैं, एक तरीके के सारे आर्टिकल एक सिंगल पार्ट के अंदर आ जाते हैं। और लास्ट में जब हमें लिस्ट देनी हो, जैसे मैं आर्टिकल 1 के अंदर कहता हूं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो वहां पे स्टेट की लिस्ट डालनी होगी ना, तो लिस्ट हम लोग डालते हैं शेड्यूल के अंदर। इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, एनेक्चर कह दीजिए या फिर लिस्ट कह दीजिए, वो सारे के सारे एनेक्चर के अंदर आते हैं। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगेंगे तब हमारे पास में पार्ट्स आएंगे और पार्ट्स के अंदर ही आर्टिकल आते हैं। बाकी जो लॉज हैं, मैक्सिमम 99% लॉज के अंदर हम लोग सेक्शन वर्ड, धारा वर्ड को यूज करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जब भी बात आती है तब हम लोग पार्ट्स बोले तो भाग, और भाग के अंदर आते हैं आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रियम्बल क्या हो गया हमारा, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के अंदर हमने क्या कहा, इस प्रियम्बल के अंदर हमने कहा क्या कहा, हमने ये कहा कि अल्टीमेटली हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, और अब हम कौन, मैं और आप, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, फिर उसके आगे काफी सारे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस टाइप से आगे आप पढ़ेंगे तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। हालांकि ये क्या कहते हैं, प्योर सेशन बेस्ड क्लास नहीं है, ये आपका लेक्चर नहीं है, ये पीवाईक्यू है, बट आपको बताना जरूरी था कि यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे पहले जो पढ़ा उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, और पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड जो है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बट जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो यहां से प्रियम्बल से शुरू होता है। इसका मतलब इतना सब मैंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ के बताया तो आप मान के चलेंगे कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, उसी बुक के अंदर छपता है, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। लैंग्वेज हमने कहां से बोरो की है, आइडिया हम लोगों ने यूएसए से बोरो किया। दुनिया का पहला कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे प्रियम्बल लगाया वो तो कौन था, यूएसए। पर जो लैंग्वेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, और फिर उसके आगे लास्ट तक जाते जाते ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949, लास्ट तक यहां तक जब आते हैं, ऐसी जो लैंग्वेज है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो बच्चों ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए एंड ऑल्सो यूएन चार्टर, बट जो लैंग्वेज है वो इंस्पायर्ड है ऑस्ट्रेलिया से। ये याद रखेंगे बच्चों, छोटी छोटी चीज है, मिस्टेक हो जाती है।
तो ये लैंग्वेज की सिर्फ बात हो रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड सो फार। जब मैंने आपको कहा कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ही भाग है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, 368 अनुच्छेद के अंदर, तो ठीक वैसे ही प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक कितनी बार हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर कभी नहीं? एक बार हो चुका है। हालांकि इसकी भी लंबी कहानी है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चीजों को देखा है, परखा है। आज के टाइम में यह निष्कर्ष निकला हुआ है, प्रियम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट एडेड टू दी प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट 1946। यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिली। 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं संशोधन, संशोधन। कोई भी बदलाव होता है, कोई भी बदलाव होता है तो संशोधन द्वारा ही लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज बता दी कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज जोड़नी हो, घटानी हो, तो आप आर्टिकल 368 का सहारा लेके एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करते हुए चेंज कर सकते हैं। तो हमसे नॉट का पूछा है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 1976 के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर संविधान के अंदर अमेंडमेंट, संशोधन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का। चलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे प्रियम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड जो है, जो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चा में, इनफैक्ट 2023 के अंदर क्या हुआ था, जो एक संविधान के अंदर सेशन चल रहा, पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा था, तो कॉपीज बांट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें सेकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ था, काफी हल्ला हुआ था। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट के अंदर नहीं आया था? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, और रिपब्लिक मतलब गणराज्य। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले से था और बाद में नहीं जोड़ा गया? लास्ट में रिपब्लिक तो पहले से ही था। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसी टाइम हमने कह दिया था कि गणराज्य तो होगा, रिपब्लिक तो होगा, पर समाजवादी या फिर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स हम लोगों ने बाद में जोड़े थे। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हम लोगों ने बाद में जोड़े थे, ये पहले से था। तो 42nd अमेंडमेंट से रिपब्लिक नहीं जोड़ा गया है, रिपब्लिक हम लोग शुरुआत से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल। अगर लास्ट क्लास आपने देखी है तो इसका आंसर आपको रट गया होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर दिया था, अल्टीमेटली वो निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा आपका सही आंसर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बाद में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में प्रियम्बल बन के आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम्स के अंदर उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता था, बट आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सिर्फ मैं राजस्थान एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द प्रियम्बल बिगिंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रस्तावना की शुरुआत निम्नलिखित में से किन शब्दों से होती है? वी द मेंबर्स ऑफ असेंबली, वी द पीपल ऑफ इंडिया, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, इंडिया इज अ रिपब्लिक। कौन से शब्दों से होती है? अभी मैंने 2-3 बार आपको बताया, आपने भी सुना हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे भारत का संविधान अपनी पावर कहां से लेता है, उसको किसने कहा कि आप संविधान बना लो, हम लोग क्यों संविधान को मानते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने ही संविधान को पावर दी है कि आप ऐसा संविधान बना सकते हो। ठीक है, या फिर ये संविधान जो है ये हमारा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही खुद अपने संविधान को चुना है, ऐसा माना जाएगा। चलिए,
व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर भी एक डेट दी गई है अडॉप्शन की। प्रियम्बल के खुद के अंदर मैंने आपको बताया ना, एंड ही वहीं से होता है, 26 डे ऑफ नवंबर ऑफ 1949। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 कहां है, बी में है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में इसको अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खराब नहीं होना चाहिए। विच टाइप ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। जस्टिस भी काफ़ी तरीके के दिए हुए हैं। ठीक है, तो किस टाइप के जस्टिस जो हैं यहां पे नहीं दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल। कौन से जस्टिस की बात नहीं हुई है यहां पे, रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं हुई है। ठीक है, जस्टिस भी काफी टाइप के, रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं हुई है। चूंकि बच्चों ये पीवाईक्यू सेशन है, इसलिए मैं हर वर्ड को समझाता नहीं जा रहा हूं, पर आपको ध्यान रखना है कि पीवाईक्यूज का मतलब है ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब सेशंस चलेंगे तो आपको बहुत डीप से, इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि प्रियम्बल पे 2 क्लासेस आपकी हो जाएं। ठीक है, तो बहुत डीप से हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड द प्रियम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, नानी पालकीवाला, के एम मुंशी, अर्नेस्ट बाकर या फिर ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा था भाई, देखिए आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपने गले में आईडी कार्ड पहन के आ जाता हूं, ऊपर लिखा हुआ हो अमेय, नीचे लिखा हुआ हो प्राइम एज, और फिर उसके बाद में जो भी डिस्क्रिप्शन देना है नीचे फोन नंबर लिखा हो, मैं आपके सामने आऊं, आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं जाना, और मेरा आइडेंटिटी कार्ड अगर देखा तो भी आप पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, किस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो वैसे ही नानी पालकीवाला जी जो कि बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में यह कहा था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रियम्बल हम बता सकते हैं कि आगे आने वाले प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे कैसे आर्टिकल हो सकते हैं। फीचर्स नहीं बताए गए हैं, बट एक सोच पता चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल मीन्स। प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, रिलीजियस एनिमिटी, स्टेट कंट्रोल या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। बंधुता, बंधु का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड। ठीक है, तो कहां लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। बंधुता का मतलब ही होता है ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी मतलब हम लोग, जितने लोग, आप हैं, मैं हूं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, मेरे घर परिवार वाले लोग हैं, या समाज में चलने वाले ऐसे लोग जिनका और मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, फिर भी हमारे बीच में बंधुता, फ्रेटर्निटी, एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है फ्रेटर्निटी टर्म इसी को बताता है। इन द प्रियम्बल इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए भाई, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, मुझे ये लगता है कि आप सभी को, मुझको, आपको सभी को प्रियम्बल जो है, अगर नहीं बाई हार्ट हो तो कम से कम अच्छे से याद जरूर हो। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए। प्रियम्बल का एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक वर्ड अपने आप में रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यही 5 वर्ड आते हैं उसके सामने। ठीक है, चलिए, जिसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, 42वें संशोधन से आया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 42nd अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे चलेंगे, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो भी ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए, हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना के को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या फिर एच.वी. कामत। किसने कहा था बच्चों, ये कहा था के.एम.
मुंशी साहब ने। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है, कुंडली का मतलब क्या होता है, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोगों ने दिखाया भी होगा। सिर्फ कुंडली देख के हम बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है या फिर क्या कैसा है ये व्यक्ति, ठीक है। ठीक वैसे ही पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बताता है, एक तरह का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा प्रियम्बल, ठीक है। याद रखना है, रटने वाली चीज है। वॉट इंप्लाइज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक, भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य क्या है। इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें, तो वहां की पहले जो रानी थी एलिजाबेथ टू, आज के टाइम में किंग चार्ल्स हैं, तो वहां पे राजशाही है आज भी, वहां पे आज भी राजा होते हैं। हमारे यहां पे राजा होते हैं क्या अब नहीं होते हैं। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। हमारे हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति क्या जन्म के हिसाब से चलता है, क्या राष्ट्रपति का बेटा या बेटी ही राष्ट्रपति होंगे, ऐसा नहीं है। भले ही इनडायरेक्टली चुनते हैं हम उनको, बट वो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। तो हर 5 साल में राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसलिए यहां पे देख लीजिए कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राज्य का प्रमुख जो है वो निर्वाचित होता है, इसलिए ये क्या है, रिपब्लिक है, मोनार्क नहीं है। रिपब्लिक का उल्टा क्या हो जाएगा, मोनार्क नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी होगा हमारा सही उत्तर, सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आइए, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर डिबेट चली है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने एक बार तो ये कह दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, या फिर एक फ्रंट में जो पेज लगाते हैं सिर्फ उतना ही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया था। किस केस में कहा, केशवानंद भारती केस में कहा, बेरूबारी यूनियन केस में, एलआईसी ऑफ इंडिया, या फिर गोलकनाथ केस। किस में कहा था, बेरूबारी केस के अंदर कहा था, बेरूबारी यूनियन केस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र केस है जिसके अंदर कहा गया था। तो यहां से शुरुआत हुई थी, यहां से इनफैक्ट एक डिबेट, लीगल डिबेट चालू हो गई थी, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, संविधान का प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं है। तो शुरुआत में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया था कि भाई भाग तो नहीं है, पार्ट तो नहीं है, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर इंस्पायर्ड बाय विच रिवॉल्यूशन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं। रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ये 3 वर्ड, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे। वहीं से इंस्पायर होकर हमने भी अपने प्रियम्बल के अंदर, अपनी प्रस्तावना के अंदर इन 3 शब्दों को जोड़ लिया था, ठीक है। रटने वाली चीज है, एक एक मैंने आपको कहा ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए, द वर्ड सेकुलर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स, भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट इज अगेंस्ट ऑल रिलीजन, स्टेट प्रमोट्स ओनली वन रिलीजन, या फिर नन ऑफ द अबव। हमारा सेकुलरिज्म जो है काफी चाइना के सेकुलरिज्म से थोड़ा सा अलग है। हमारा सेकुलरिज्म क्या कहता है, जो कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। आप किसी भी, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जू हो, आप कुछ भी हो, सबको रिलीजियस फ्रीडम है। क्या है, सबको रिलीजियस फ्रीडम है। और जो स्टेट है वो सबका सम्मान करेगी, और जो स्टेट है वो सारे रिलीजन को इक्वल रखेगी और सबका सम्मान करेगी। कैसे, मान लीजिए कोई आदमी है जो हज करना चाहता है। क्या भारत सरकार हज सब्सिडी देती है? बिल्कुल देती है। बड़े बड़े शहरों के अंदर आपने हज भवन भी बने हुए देखे होंगे, हज बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो भारत सरकार जो है वो हज सब्सिडी भी देती है। सऊदी से बात करती है, सऊदी अरेबिया से बात करती है और कहती है उन्हें कि देखो भाई, इस बार इतने लोगों को वीज़ा देना, उतने लोगों को वीज़ा देना, ये सारी चीज़ें बात होती है। क्या जब कुंभ मेला लगता है तो भी ऐसी ही चीज़ होती है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहते हैं, सरकार ही कुंभ मेले का आयोजन भी करवाती है। क्या जब प्रकाश पर्व होते हैं तब भी ऐसा ही होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजन के लोग को अगर अपना त्योहार मनाता है, अपने रिलीजन को फॉलो करना होता है, तो स्टेट जो है सबको हाँ बोलती है, सबको हाँ बोलती है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों का जो सेकुलरिज्म है, वो पॉजिटिव है। वो कैसा है? पॉजिटिव है।
सबके साथ चलने वाला है, किसी के साथ नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं है, ठीक है। चाइना के अंदर क्या है, आपका रिलीजन क्या है हम मानते ही नहीं है, चाइना किसी रिलीजन को मानता ही नहीं है, स्टेट रिलीजन तो उनका भी नहीं है हमारा भी नहीं है, वो भी सेकुलर है हम भी सेकुलर है, हम सबका सम्मान करते हैं, वो किसी का ही सम्मान नहीं करते, वो कहते हैं कि हमसे रिलीजन की बात मत करो, स्टेट से रिलीजन की बात मत करो, ठीक है। तो स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट इज अगेंस्ट ऑल रिलीजन, नहीं भी अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ एक रिलीजन मानता है क्या नहीं मानता है, तो पहला वाला होगा सही, ए इज द करेक्ट आंसर, ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आखिर यहां पे आ ही गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो यहां पे है 42nd अमेंडमेंट, रट जाइए बच्चों, ये वाला तो रट जाइए, 42nd अमेंडमेंट तो एकदम रट जाइए, ये 1976 में आया था, बिल्कुल रट जाइए, ठीक है। चलिए, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट इन द प्रियम्बल इज, प्रस्तावना में अवधारणाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जस्टिस इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, जस्टिस इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी। मैंने आपको क्या कहा, एक एक शब्द जो है आपको याद होना चाहिए, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जस्टिस, 5 तरीके जस्टिस दी है, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, फिर फ्रेटर्निटी की यहां पे बात हुई है, तो पहला होगा हमारा आंसर सही, ठीक है। चलिए, द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, न्याय, कैसा न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहां से लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कहां से लिया गया है बच्चों, यह लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। वापस से देखेंगे, इक्वलिटी फैटर्निटी वाला, जस्टिस इक्वलिटी फैटर्निटी वाला जो था वो तो कहां से लिया था, फ्रेंच से, बट जस्टिस, कौन सा जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये रूसी क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। रटेंगे बच्चों, थोड़ा बहुत रटेंगे भी हम लोग। इज द प्रियम्बल जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्या प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य है, हां ना, केवल आंशिक रूप से, या फिर राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ये नहीं है, किसी भी हाल में जस्टिसिएबल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि प्रियम्बल हमारा पार्ट जरूर है, बट जस्टिसिएबल मतलब किस आर्टिकल को लेके हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है, पर क्या मैं सरकार के खिलाफ कोर्ट में प्रियम्बल को कोट करते हुए जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। अपने आप में प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब प्रियम्बल का हवाला देके मैं न्यायालय के अंदर नहीं जा सकता हूं, कोई केस दायर नहीं कर सकता हूं, इसलिए जस्टिसिएबल इन कोर्ट नहीं है, जस्टिसिएबल इन कोर्ट नहीं है, याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, व्यक्ति की गरिमा निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करती है, ओनली मटीरियल बेटरमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक राइट्स, स्टेट सुप्रीमेसी, या फिर रिलीजियस डोमिनेंस। ये तो आप पढ़ के भी जान सकते हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं भी है तो भी बढ़िया तुक्का लग जाएगा। देखिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और डेमोक्रेटिक राइट्स उस पर्सन के सुरक्षित रहें, व्यक्तित्व विकास हो और लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहें, इसी का मतलब है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए, लिस्ट मिलानी है यहां पे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 के अंदर व्यक्ति दिया गया है, पर्सन दिया गया है, और लिस्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट दिया गया है। 4 लोग हमारे सामने हैं, के मुंशी साहब, अर्नेस्ट बाकर, ठाकुर दास भार्गव जी एंड सर आइवर एनिंग्स। चलिए, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स किसने कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, यह हमसे यहां पे पूछा गया है। देखिए भाई, पॉलिटिकल होरोस्कोप तो हम लोगों ने पढ़ लिया, के मुंशी साहब ने कहा था, तो यहां 2 लिख दो ए के सामने। अर्नेस्ट बेकर क्या कहते हैं, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने शब्द नहीं यूज किया था, काफी बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्नेस्ट बेकर ने जब अपना रिसर्च पब्लिश किया था तो वो इतने ज्यादा प्रभावित थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से, इतने ज्यादा प्रभावित थे कि अपने की नोट के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया था, ठीक है। की नोट के थ्रू अपने रिसर्च में मेंशन किया गया था, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन
नहीं लिखा था, ठीक है, तो बी के सामने 1 लिख देता हूं, ठीक है। सी जो है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा है। क्या कहा था? संविधान की आत्मा है। इसके ऊपर मैं वापस आ रहा हूं संविधान की आत्मा पे, पर एक बार मैं यहां पे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 4 नंबर है, यहां 4 लिख देता हूं। पीछे बचा ही एक ही है। सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग मतलब पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को। तो यहां पे A2 B1 C4 D3 कहां है? ए में दिया गया है। कहां दिया गया है? ए में दिया गया है। स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बोलता चला जाऊंगा, आपको याद करते चले जाना है। अब आते हैं वापस सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 2 लोगों का नाम याद रखना है। कहा गया? इस सोल में 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। ठाकुरदास जी भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आपसे कोई पूछ ले सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपका प्रश्न यह होना चाहिए किसके हिसाब से, ठीक है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपको काउंटर क्वेश्चन करना है और पूछना है किसके हिसाब से। अगर ठाकुरदास जी भार्गव के हिसाब से माना जाए तो प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के हिसाब से माना जाए आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। इसे संविधान सभा द्वारा शेष संविधान के अधिनियमित होने के बाद अधिनियमित किया गया था। इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? सिर्फ 1, 2, दोनों या फिर कोई नहीं। कौन सा वाला सही है बच्चों? देखिए, प्रियम्बल ना तो लेजिस्लेचर को पावर देता है, ना लेजिस्लेचर से पावर लेता है, ठीक है। लेजिस्लेचर को लेके प्रियम्बल एकदम न्यूट्रल है। दूसरे वाले में हमने क्या कहा? इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन होता है भाई? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर कौन होता है? पार्लियामेंट। जहां मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट बोल रहा हूं। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ कहां बनते हैं? देश की बात करें तो पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। राज्य की बात करें तो विधानसभा में बनते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, क्या ये पार्लियामेंट को पावर देता है? सोर्स ऑफ पावर है? ना जी ना, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। बल्कि और क्या ये पावर कर्टेल करता है? ये पावर कर्टेल भी नहीं करता है। प्रियम्बल एकदम न्यूट्रल है लेजिस्लेचर को लेके। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है। पर हां, एक चीज याद रखेंगे, हुआ क्या था 26 नवंबर 1949 के दिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ लिया गया था, लास्ट में जाके प्रियम्बल को पढ़ा गया, और प्रियम्बल को पढ़ने के बाद में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये कहा जा सकता है प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। आफ्टर, ठीक है। चलिए, हालांकि दूसरी बार लास्ट में पढ़ा नहीं गया था, लास्ट में साइन किया गया था। जब लास्ट में पढ़ने की बात हुई ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भाई देखो, क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया है, तो मैं प्रियम्बल 2 बार क्यों पढ़वाऊं? स्टीयरिंग कमेटी के हेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ना, तो उनके ऊपर डिपेंड करता था कि इस बार अब क्या पढ़ना है, अब क्या नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने दूसरी बार पढ़ने भी नहीं दिया था, उन्होंने कहा था नहीं भाई, एक बार पढ़ चुके हैं, हो चुका है। दिस इज क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मानते थे कि दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। खैर, जब डीप में पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली एमसीक्यू के हिसाब से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट गारंटीड बाय द प्रियम्बल। इनमें से कौन सी लिबर्टी है वो प्रियम्बल गारंटी नहीं करता है? प्रस्तावना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी गई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, वर्शिप, इकोनॉमिक परसूट एंड बिलीफ। किसकी गारंटी नहीं दी गई है? इकोनॉमिक के आगे भी ना आप 3 वर्ड और पढ़ेंगे, तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है, लिबर्टी ऑफ थॉट, वर्शिप, इकोनॉमिक परसूट या फिर बिलीफ,
किसके बारे में नहीं बताया गया है? इकोनॉमिक परसूट के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहां पे इसको ये गलत है, हमसे भी नो ही पूछा है, तो हम लोग सी आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स एज दे अपीयर इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में आने वाले शब्दों की सही क्रम में पहचान करें। सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर रिपब्लिक, या फिर सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने आपको कहा है रटना तो पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आता है सोवरेन। सबसे पहले क्या आता है? सोवरेन। सोवरेन के बाद में, हालांकि वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक आता था पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पर 42nd अमेंडमेंट में हमने सोशलिस्ट भी जोड़ दिया और सेकुलर भी जोड़ दिया, तो यह बन गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि हमारे यहां चुनाव होते हैं। रिपब्लिक, क्योंकि हमारा गणराज्य है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा, ठीक है। तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको प्रियम्बल ना मोटा मोटी, मतलब एकदम बाई हार्ट ना भी हो तो भी रटा रटा सा तो होना चाहिए, कम से कम पहचान सकें कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट द प्रियम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको बताया शुरुआत में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बाद में इवेंचुअली पार्ट माना गया, ठीक है। तो कौन से केस के अंदर पहली बार माना गया? बेरूबारी केस में तो मना कर दिया था, ठीक है। दूसरी बार जब 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस का पूरा नाम है, यहां पे माना गया था। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी यहीं से आया है, केशवानंद भारती केस से। दूसरा, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं से आया है। केशवानंद भारती केस, अगर आप पॉलिटी के छात्र हैं, अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केशवानंद भारती केस कम से कम 10 बार सुनने को मिलेगा। और खास करके अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तब तो केशवानंद भारती केस जो है वो आपको राम नाम की तरह रटा हुआ होना चाहिए। चलिए, Which of the following statement regarding the socialist nature of the Indian Constitution is correct? भारतीय संविधान की समाजवादी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? It follows the strict communist socialism. It implies complete nationalization of all industries. It involves a democratic socialism involving a mixed economy. The word was originally present in 1950. इनमें से कौन सा करेक्ट है? 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था क्या? नहीं था। मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन के अंदर, सोशलिस्ट तो लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट, सोशलिस्ट तो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इट इंप्लाइज कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, नहीं, सारी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। इट फॉलोज द स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट सोशलिज्म, स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। बचा कौन? सी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा। इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। एक छोटी सी मतलब आपको ट्रिक बता देता हूं। जब सोशलिज्म के ऊपर डिबेट हो रही थी ना, जितने भी आर्टिकल बने हैं, चाहे वो प्रियम्बल आया है, उन सब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रॉपर डिबेट हुई है, और सब लोग, सब मतलब ऐसा नहीं कि यूनानिमसली, मेजर लोग जो है जिसके ऊपर एग्री कर रहे थे, उस पार्ट को ले लिया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल को ले लिया गया। इसीलिए तो 3 साल का समय लगा, वरना तो क्या कहते हैं, किताब एक आध महीने में बना के रख देते। और एक तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि छापा छपाया है, किया ही क्या है, कॉपी पेस्ट किया है, एकदम मतलब खून जल जाता है मेरा। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरा एकदम खून जल जाता है। क्यों? हाँ, हमने बोरो किया है, हाँ हमने इंस्पिरेशन लिया है, पर ऐसा थोड़ी है कि कॉपी कर लिया। हमें जो सूट करेगा वही तो हमने लिया। सोशलिज्म हमने भी लिया, पर कौन सा सोशलिज्म लिया? उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट तो पढ़ो, वहां पे साफ साफ कहा गया था कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म प्लस गांधीयन प्रिंसिपल, इन दोनों को मिला के बनता है इंडिया का सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म।
और आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को यहीं के लोग कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना, इसको आज भी नया संविधान कोई बनाना होता है, भारतीय संविधान को रेफर किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया जाता है, चाहे वो साउथ अफ्रीका का संविधान बनना हो, चाहे वो बाद में जाके श्रीलंकन अमेंडमेंट हो, तो उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया जाता है कि आखिर वर्ड्स के ऊपर मत जाओ। सोशलिज्म तो चलो सोशलिज्म है, एक बुक मिल जाएगी आपको, एक क्या 10 बुक मिल जाएगी मार्केट के अंदर, पर सोशलिज्म हमारा कौन सा, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कौन सा? मार्क्सिस्ट तो वैसे कम्युनिस्ट है नहीं, पर मार्क्सिस्ट जो है वो सोसाइटी के बारे में भी सोचते थे। कार्ल मार्क्स जो थे उनका क्या कहना था कि किसी का मतलब पसीना सूखने से पहले, किसी लेबर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका पैसा मिल जाना चाहिए, सबको इक्वल पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा करीबी है इसको ज़्यादा पैसा दो, ये मेरा दूर का है इसको मैं पसंद नहीं करता इसको कम पैसा दो, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए समाज के अंदर, समाज के अंदर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बुर्जोवाज एंड प्रोलेटेरिएट्स वगैरह, मार्क्सिज्म कभी अगर इन केस, हालांकि पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस कभी आपकी हमारी बात हुई, कभी हम लोग बातचीत करेंगे तब गहराई में समझाएंगे। और गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल भी कुछ कुछ इसी तरीके का था, जो कि समाज के बारे में ज़्यादा सोचते थे। समाज के अंदर जो पूरी हायरार्की के अंदर आखिरी आदमी है उसके बारे में भी गांधीयन प्रिंसिपल सोचते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के इंडियन सोशलिज्म बनता है। एक एक वर्ड बहुत गहराई तक जाता है प्रियम्बल का, ऐसा छोटा, ऐसा नहीं कि ये 85 वर्ड के अंदर 85 कुल। वैसे एक और चीज बता देता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर, प्रियम्बल में 85 वर्ड्स हैं। यकीन मानिए बच्चों, इन 85 वर्ड्स के ऊपर 85 थीसिस हो सकती है अगर कोई चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्रियम्बल स्टेट्स इक्वलिटी ऑफ, प्रस्तावना में समानता का उल्लेख है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड वेल्थ, लॉ एंड स्टेटस। स्टेटस प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आय और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और धन की समानता, या फिर कानून और प्रतिष्ठा की समानता। किसकी समानता के बारे में यहां पे बात की गई है? अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की समानता के बारे में यहां पे बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया इंप्लाइज, हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। केवल एक, केवल दो, दोनों सही और दोनों ही नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ दो की बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग कहीं पे ब्रिटिशर्स की या किसी और देश की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने शुरुआत में ही कह दिया, कैसे शुरू हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, पहला वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। शुरुआत में क्या कहा गया जब 1950 बना? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन है हम, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा। हम ना ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ना हम यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, ना हम राजा महाराजा की बात कर रहे हैं। मजे की बात देखिए, हर आदमी तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर लोग वहां पे ऐसे थे जो कि सुबह पूजा पाठ करके आते थे, पर एक भी रिलीजियस वर्ड आपको या फिर गॉड नाम का जो वर्ड है वो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल, प्रस्तावना के संबंध में 42वें संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट एडेड द वर्ड सेकुलर, हां जी सेकुलर वर्ड ऐड किया। इट एडेड द वर्ड डेमोक्रेटिक, नाजीना, डेमोक्रेटिक वर्ड पहले से ही था, 42nd अमेंडमेंट से नहीं आया। इट रिप्लेस्ड यूनिटी ऑफ नेशन विद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यस। देखिए इंटीग्रिटी जोड़ना था तो यूनिटी के आगे एंड भी लगाना पड़ा, ठीक है। इंटीग्रिटी जोड़ना था तो यूनिटी के आगे एंड भी लगाना पड़ा, इसलिए यूनिटी ऑफ नेशन की जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हमने जोड़ा। बात एकदम सही है। जब पहला और तीसरा सही, कहीं लिखा हुआ है क्या? 1 and 3 ओनली, तो ये होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। शुरुआती जो पहला हमारा प्रियम्बल बना था उसमें 81 वर्ड्स थे। 42nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने सोशलिस्ट, सेकुलर एंड, क्योंकि एंड वर्ड भी जुड़ा था ना, एंड इंटीग्रिटी, ये 4 वर्ड जोड़े थे। 1 2 एंड वैसे अपने आप में बहुत कोई खास वर्ड नहीं है, बट ये भी जुड़ा था। 3 4 वर्ड इसमें जुड़े। आज के टाइम में 85 वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर।
लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर जो हमने इकोनॉमिक जस्टिस, ये जो आर्थिक न्याय को कहा है, ये कौन से अनुच्छेद में दर्शाता है? आर्टिकल 14, 19, 38 या फिर 325। किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 38 के अंदर। किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 38 के अंदर। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ये वापस से रिपीट हो जाएगा, बट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी आर्टिकल को प्रियम्बल से इंटरलिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का सफर हमारा यहीं तक है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आई होप आपको फायदा कर रही हैं। अच्छी लगे, फायदा ना करे, मेरे किसी काम का नहीं। और एक थोड़ा 1 to 1 जो मैं चाहता हूं आपसे वो ये कि वीडियो आप देखें तो इसको लाइक भी कर दें। होता क्या है कि वीडियो किसने देखा मुझे नहीं पता पड़ता है, किसने लाइक किया मुझे नहीं पता पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। सब्सक्राइबर चलो फिर भी जिनके पास में एक्सेस है उन्हें पता पड़ जाए, पर मुझे इतना ज़रूर पता पड़ता है कि ये जो मेहनत यहाँ पे हो रही है। क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत में आपने आपने देखे होंगे एकदम इजी रहते हैं क्वेश्चन, बाद में हम लोग थोड़े से टफ करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर क्या कहते हैं असर्शन रीजन बेस्ड हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लगता है ना, तो थोड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि मेहनत सिर्फ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मेरा अपना भी यहाँ पे फ़ायदा है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ मुझे मिल रहा है तभी मैं कर रहा हूँ। बट हाँ, एक जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो कोई मुझे दे नहीं सकता, मैं खुद को नहीं दे सकता, आसपास वाले लोग नहीं दे सकते। वो जो वीडियो के ऊपर जो लोग आएंगे, व्यूज़ तो चलिए ठीक है, एल्गोरिदम में फंस गया तो ठीक है, लाइक जो आएंगे, आप जो शेयर करेंगे या फिर इस वीडियो को देख के आपको पसंद आएगा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो एक थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है और वो है आप ही लोगों के हाथ में। ठीक है, तो मेरी क्लासेस चल रही है, अंकित सर की क्लासेस हैं, निशांत सर की क्लासेस भी आने लगी हैं, थोड़े ही दिनों के अंदर और भी टीचर्स की क्लास आपके सामने आती रहेंगी। तो चैनल से जुड़ जाइए और उसके बाद में मजे लीजिए, एकदम मजे के साथ में पढ़ना है, एग्जाम को प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। जब सब टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे फैक्ट हम कर ही लेंगे तो उसके बाद में छूट क्या जाएगा, ऐसा एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा जो कि यहां पे आपने ना पढ़ा हो। और उसके बाद भी अगर पूछ भी लिया जाए ना तो यकीन मानिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं है कि 90% लाना जरूरी है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसी चीज़ें आ गई है जो यहाँ पे भी नहीं पढ़ाई जा रही है, तो वो कोई पढ़ के नहीं गया है। यकीन मानिए इस चीज़ को, कोई पढ़ के उसे नहीं गया है। तो कंपटीशन में कट ऑफ भी बहुत नीचे चली जाएगी। तो घबराना नहीं है, एकदम फेथ के साथ में पढ़िए। आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँ, ईश्वर से मैं यही चाहता हूँ। रिटर्न में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ थोड़ा सा माया रूपी संसार है, थोड़ी खुशियाँ होती है, लाइक्स वगैरह देखता हूँ, थोड़े व्यूज़ वगैरह आते हैं, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, और कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।